नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोगों की पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। जैसे कि हम सब लोगों को पता है, अभी आने वाली 14 मई को यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम आने वाला है और सीट्स की संख्या ज़्यादा नहीं है। कंपटीशन भी काफ़ी अच्छा खासा रहेगा और इसके बाद में आरओ का एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो इन सारे एग्ज़ाम्स को देखते हुए आज हम लोग ज्योग्राफ़ी की सीरीज शुरू करेंगे। आज से हम लोग, ठीक है, इसमें स्पेशली हम लोग ज्योग्राफ़ी मैपिंग पढ़ने वाले हैं। आज ज्योग्राफ़ी मैपिंग में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर में जो कुछ क्वेश्चंस आए हैं उन पर भी डिस्कस करेंगे और जो मैंने नोट्स अपने शेयर किए हैं टेलीग्राम चैनल पर, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। मैं जो है कॉन्टिनेंट वाइज सारे ज्योग्राफ़ी को कराने की कोशिश करूँगा। पहले हम अफ्रीका महाद्वीप करेंगे, उसके बाद में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस तरह से अलग अलग महाद्वीप को हम कंप्लीट करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है एटलस अपने सामने रखें और A4 साइज़ पेपर अपने सामने रखें और जिस तरह से मैं चीज़ों को ड्रॉ करता रहूँगा मैप पर, उस तरह से आप भी उसको नोट करते रहें, जिससे कि आपके ज्योग्राफ़ी मैपिंग के नोट्स कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि विश्व में टोटल 7 महाद्वीप हैं, है ना। और इन 7 महाद्वीप में एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है और दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट क्षेत्रफल के मामले में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसी को हम आज शुरू करने वाले हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में मैपिंग को पढ़ने से पहले इससे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप को हम अंध महाद्वीप भी कहते हैं। अंध महाद्वीप इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आर्थिक और राजनीतिक विकास बहुत ही ज़्यादा कम हुआ है। यहाँ पे संसाधन बहुत ज़्यादा हैं जिनका अगर दोहन कर लिया जाए तो विकास की यहाँ पर संभावना बहुत ज़्यादा बनी हुई है। इस विकास की संभावना को देखते हुए ही इसको आशा का महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, आशा का महाद्वीप भी हम इसको बोलते हैं। और अफ्रीका महाद्वीप जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड आप जानते ही होंगे, स्टार्टिंग में सारे जो स्थल हैं वो जुड़े हुए थे आपस में इस तरह से, और जिसको पेंजिया कहा जाता था। इसके चारों ओर पानी का एक बहुत बड़ा भाग था जिसको पैंथालासा कहा जाता था। बाद में इन दोनों में विभाजन हो गया और एक क्षेत्र इस तरह से ऊपर को चला गया, एक नीचे को। तो नीचे वाला जो क्षेत्र था स्थल का, इसको कहा गया था गोंडवाना लैंड और ऊपर वाले को अंगारा लैंड या फिर लॉरेंसिया कहा जाता था। तो इसमें भी बाद में बहुत सारे और डिवीज़न हुए, उसी में से एक था अफ्रीका जिस पे हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। अगर हम इसके चारों ओर देखें कौन कौन से महासागर हैं या कौन कौन से सागर हैं, पहले उन पर बात करते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में अगर हम देखें, ये आप दिशाओं के बारे में शायद जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूँ। ये पूरब दिशा होती है इस साइड, इधर होती है पश्चिम, ऊपर इधर उत्तर और ये होती है दक्षिण। तो ये बन जाएगी उत्तर पूर्व, ये उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम और ये दक्षिण पूर्व। इस तरह से ये दिशाएं होती हैं। तो अफ्रीका के पश्चिम में अगर हम यहाँ पर देखें तो अटलांटिक महासागर है, जो कि एस, इंग्लिश का जो एस लेटर है इस शेप में है। अटलांटिक महासागर यहाँ पर है, उत्तर अटलांटिक, और ये है दक्षिण अटलांटिक। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हिंद महासागर फैला हुआ है। ठीक है, ये अरब सागर का है, अरब सागर इसी का हिस्सा है हिंद महासागर का। और यहाँ पर है रेड सी, लाल सागर, ये है लाल सागर, रेड सी है। यहाँ पर आपको मिलेगा भूमध्य सागर। ठीक है, ये भूमध्य सागर है। अब देखिए आगे हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी खाड़ियाँ हैं। बहुत सारी यहाँ पर इंपॉर्टेंट खाड़ियाँ हैं जो कि पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर इसके उत्तर में देखें तो यहाँ पर आपको एक खाड़ी मिलेगी
जिसका नाम है सिड्रा की खाड़ी, गल्फ ऑफ सिड्रा, ये है सिड्रा की खाड़ी। यहाँ पर इसकी एक खाड़ी मिलेगी इसके पश्चिम में, सॉरी ये, हाँ, यहाँ पर एक खाड़ी मिलेगी जिसका नाम है गेब्स की खाड़ी, गल्फ ऑफ गेब्स, ये गेब्स की खाड़ी है और यहाँ पर है सिड्रा की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगी गिनी की खाड़ी। इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी जैसे कि भूमध्य सागर में स्थित है, तो नीचे ऑप्शन दिए होंगे बहुत सारे, जिनमें से सिड्रा की खाड़ी और गेब्स की खाड़ी में से भी एक ऑप्शन होगा। यहाँ पे दिया होगा कि अटलांटिक महासागर में कौन सी खाड़ी स्थित है, तो गिनी की खाड़ी। यहाँ पर नीचे एक खाड़ी है जिसका नाम है बेल्विस, बेल्विस की खाड़ी यहाँ पर। ठीक है, इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी सेंट हेलेना वे, हेलेना की खाड़ी, सेंट हेलेना वे आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, नीचे अगर हम इसके पूरब में देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक खाड़ी मिलेगी जिसका नाम है डेलागोआ बे, डेलागोआ बे, डेलागोआ की खाड़ी यहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर आपको मिलेगी ये अदन की खाड़ी, ये अदन की खाड़ी है। यहाँ पर आप अपने एटलस में इसको देख पा रहे होंगे, एटलस में आप देखते रहना इन सारी चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ और उनको वहाँ पर हाईलाइट करते रहना। तो ये यहाँ पर हो गई कुछ खाड़ियाँ। अब इन खाड़ियों के बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन सी जल संधियाँ हैं। तो जल संधियाँ पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कि जल संधि होती क्या है। जल संधि एक ऐसी संधि होती है जो दो स्थल संधियों को आपस में एक दूसरे से अलग करती है। ये एक स्थल है, ये एक स्थल है, बीच में क्या है, जल संधि। तो ये दो स्थल पार्ट को अलग करती है और दो बड़ी जल राशियों को आपस में एक दूसरे से जोड़ती है, इसको बोलते हैं हम जल संधि। तो यहाँ पर एक जल संधि है जिसका नाम है जिब्राल्टर, जिब्राल्टर की जल संधि। इस जिब्राल्टर की जल संधि को हम भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है, क्योंकि ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से आपस में जोड़ती है, इसको भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं। अगर हम देखें कि ये किस किस को अलग करती है, तो ये है अफ्रीका महाद्वीप और ये है यूरोप। तो ये यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है जिब्राल्टर की जल संधि। अगर हम देशों के लेवल पे बात करें तो यहाँ पर देश है मोरक्को और यहाँ पर है स्पेन, तो ये मोरक्को को स्पेन से अलग करती है। अगर हम और डीप में जाने की कोशिश करें तो यहाँ पर मोरक्को की राजधानी है रबात और ऊपर स्पेन है जिसकी राजधानी है मैड्रिड। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये रबात को मैड्रिड से अलग करती है। ये तो बात हुई जिब्राल्टर जल संधि की। अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ पर आपको एक जल संधि मिलेगी जिसका नाम है बाब एल मानदेव जल संधि, बाब एल मानदेव। बाब एल मानदेव जल संधि जो है लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है। ये लाल सागर है और ये है अरब सागर, तो लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है। और हम देखें अलग किस किस को करती है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप है और यह है एशिया महाद्वीप, ऊपर वाला एशिया महाद्वीप में यहाँ पर देश है यमन, यमन है और ये है जिबूती, अफ्रीका का देश है नीचे जिबूती। तो ये यमन को जिबूती से अलग करती है। यमन की राजधानी है सना। अगर हम राजधानियों के लेवल पर बात करें तो ये सना को जिबूती से अलग करती है, जिबूती की राजधानी भी जिबूती है। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। और एक खासियत और है बाब एल मानदेव जल संधि की कि बाब एल मानदेव जल संधि को आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। इस सारे लेक्चर को देखने के बाद आप मेरे नोट्स जरूर पढ़ें, आपको इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आप इन सब चीज़ों को नोट भी कर सकते हैं। इसको आंसुओं का द्वार भी बोलते हैं। आंसुओं का द्वार इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लवणीय होती है और जब यात्री यहाँ से गुजरते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आते हैं, इसकी वजह से इसको आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। नीचे यहाँ पर है मोजाम्बिक चैनल, इधर एक देश है मोजाम्बिक और यह है मेडागास्कर। ठीक है, तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में है मोजाम्बिक चैनल। तो ये तो हो गई जल संधियों की बात।
अब हम देखते हैं आगे कि यहाँ पर इसके चारों ओर कौन कौन सी जल धाराएँ हैं। जल धाराओं को हम ताप के आधार पर मुख्यतः दो भागों में डिवाइड करते हैं, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। ठीक है, इसके अलावा जलधाराएँ किस आधार पर गर्म या ठंडी होती हैं, थोड़ा इस पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, कुछ जो जलधाराएँ विषुवत रेखा से या भूमध्य जो रेखा है नीचे बीच में विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती हैं, वो जलधाराएँ गर्म होती हैं। और जो विषुवत रेखा से ये नीचे को जा रही हैं सारी ध्रुवों की ओर, तो ये कैसी होती है, गर्म होती हैं। और जो जलधाराएँ ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आती हैं वो कैसी होती हैं, ठंडी होती हैं। ऐसा क्यों होता है? विषुवत रेखा पर सूरज का प्रकाश सीधा पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है और यहाँ का जो जल होता है वो अपेक्षाकृत ध्रुवों के कैसा होता है, ठंडा होता है। इसीलिए यहाँ की से जो जलधाराएँ कहीं भी जाएंगी वो कैसी होती हैं, गर्म होती हैं। कुछ जलधाराएँ इसका अपवाद भी हैं, जैसे कि यहाँ पर एक जलधारा बहती है जिसका नाम है सोमालिया, जो कि भूमध्य सागर के आसपास ही बहती है। ये होनी तो चाहिए गर्म, लेकिन ये जलधारा ठंडी होती है। बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारी बुक्स में आपको इस जलधारा को गर्म लिखा दिया गया होगा, लेकिन ये जलधारा गर्म नहीं होती है, ठंडी जलधारा होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो हवा चलती है, हवा चलने की वजह से समुद्र के ऊपर का सरफेस का जो पानी है, जो जल है, वो प्रवाहित होकर आगे चला जाता है और नीचे का ठंडा वाटर ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से जो ये जलधारा है यहाँ पर सोमालिया की जलधारा वो ठंडी बनी रहती है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं जलधाराएँ कौन कौन सी यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक जलधारा देखेंगे जिसका नाम है बेंगुएला। ये है बेंगुएला की जलधारा। बेंगुएला की जलधारा कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा, क्योंकि ये नीचे से विषुवत रेखा की ओर जा रही है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली बेंगुएला की जलधारा। यहाँ से एक जलधारा आती है उत्तर से दक्षिण की ओर, ये जिसका नाम है कनारी। कनारी जलधारा ये है ठंडी जलधारा। सी फॉर कनारी और सी फॉर कोल्ड, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा जलधाराओं पर? जलधाराओं पर बेसिकली क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म है या ठंडी है। या तो इस तरह से पूछा जाएगा, या तो पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा किस महासागर में बहती है। तो महासागर का नाम दिया होगा कि अटलांटिक महासागर में बहती है। ठीक है, तो ये कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर है। बेंगुएला अटलांटिक में बहती है, कनारी अटलांटिक में बहती है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक मिनट, स्क्रीन कहाँ चली गई? ये है। ठीक है, तो ये कनारी जलधारा हो गई। अब इसके आगे जलधारा मिलती है एक, जिसका नाम है गिनी की जलधारा। ये इस तरह से बहती है, प्रतिविषुवतीय जलधारा है ये। ठीक है, गिनी की जलधारा। गिनी की जलधारा कैसी है? गर्म। गा से गिनी, गा से गर्म, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, गिनी की जलधारा। यहाँ पर एक जलधारा बहती है जिसका नाम है सोमालिया। ठीक है, क्योंकि सोमालिया देश के बराबर में बहती है, इसलिए इसका नाम है सोमालिया की जलधारा, जो कि प्रकृति में कैसी है? ठंडी जलधारा है। ये गर्म जलधारा नहीं है, ठंडी जलधारा है। ठीक है, अब आ जाइए नीचे, मोजाम्बिक चैनल, जहाँ हमने देखा था अभी। यहाँ पर मोजाम्बिक चैनल में एक जलधारा बहती है जिसका नाम है मोजाम्बिक की जलधारा। ये यहाँ पर एक जलधारा बहती है मेडागास्कर के पूरब में, जिसका नाम है मेडागास्कर जलधारा। ये दोनों जलधाराएँ मिल जाती हैं और इनसे एक जलधारा बनती है जिसका नाम है अगुल हास। तो अगुल हास जो है मेडागास्कर और मोजाम्बिक दोनों के मिलने से बनती है। दोनों ही ये गर्म है, इसलिए अगुल हास भी कैसी है? गर्म जलधारा है। ठीक है, तो ये सारी जलधाराएँ कैसी हैं? गर्म जलधाराएँ हैं। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ की जलधाराएँ। इसके अलावा इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं द्वीपों को लेकर कि अटलांटिक महासागर में स्थित द्वीप कौन कौन से हैं, या फिर हिंद महासागर में स्थित द्वीप कौन कौन से हैं। अब थोड़ा उन पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इस पर बात हम कर लेते हैं मैप में देखकर, आपको इजीली चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि हमें ये इस तरह से देखना है कि कौन सा द्वीप कहाँ स्थित है और किस देश के अंडर में है।
और किस महासागर में स्थित है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर यह है मडेरिया आइलैंड, जो कि पुर्तगाल के अंडर में स्थित है, पुर्तगाल के अंडर में है। मडेरिया आइलैंड जो कि अटलांटिक महासागर में है, पुर्तगाल के अंडर में है। इसके नीचे आपको एक आइलैंड मिलेगा जिसका नाम है कैनरी आइलैंड, जो कि स्पेन के अंडर में है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस महासागर में है और किस देश के कंट्रोल में वो द्वीप है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब इसके नीचे आएंगे आप, तो इसके नीचे आपको एक द्वीप और मिलेगा जिसका नाम है एसेंसियोन। एसेंसियोन यूके के अंडर में है। एसेंसियोन के नीचे आपको एक द्वीप और मिलेगा जो कि इस फिजिकल मैप में नहीं दिया गया है, वो आपको मिलेगा यहाँ देखने को, ये है, जिसका नाम है सेंट हेलेना। ये यूके के अंडर में है ये भी। और सेंट हेलेना में नेपोलियन की डेथ भी हुई थी। ये इससे संबंधित फैक्ट है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, ये ऊपर है एसेंसियोन और इसके नीचे है सेंट हेलेना, दोनों ही यूके के अंडर में हैं। अब ठीक है, अब आगे आ जाइए। ये तो हो गए सारे अटलांटिक महासागर में स्थित द्वीप, और किस किस देश के अंडर में है ये भी हमने देख लिया। इसके अलावा एक द्वीप रह गया था अभी, कैनरी आइलैंड के नीचे एक द्वीप आपको और मिलेगा जिसका नाम है सेंटा क्रूज। ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, यह है सेंटा क्रूज जो कि कैनरी आइलैंड के नीचे है। तो ये सारे द्वीप अटलांटिक महासागर के द्वीप हो गए, और हम कह सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित द्वीप हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ द्वीप जो कि पूर्व साइड में स्थित हैं, या फिर हम कह सकते हैं हिंद महासागर में स्थित हैं। तो थोड़ा इन द्वीपों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट द्वीप है ये मेडागास्कर। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर ही है। ठीक है, मेडागास्कर के ऊपर आपको मिलेगा कोमोरोस। यह है कोमोरोस। कोमोरोस के ऊपर आपको मिलेगा सेशेल्स। यह है सेशेल्स। सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। अब नीचे आए आप मेडागास्कर के पूरब में, यहाँ पर आपको मिलेगा मॉरिशस। मॉरिशस जिसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। ठीक है, ये सारे हिंद महासागर के द्वीप पड़ रहे हैं। इसके नीचे मिलेगा आपको रियूनियन, जो कि फ्रांस में के अंडर में है। रियूनियन फ्रांस के अंडर में है। अब आइए थोड़ा ऊपर आ जाते हैं हम। तो यहाँ पर आपको एक द्वीप मिलेगा जिसका नाम है सोकोट्रा। ये है सोकोट्रा, यमन के अंडर में है। अभी ये भी कुछ दिनों पहले एग्जाम में पूछा गया था, शायद 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया था, पीसीएस प्रीलिम्स में। तो सोकोट्रा आइलैंड है जो कि यमन के अंडर में है। ठीक है, अब आ जाइए कुछ इंपॉर्टेंट द्वीप नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर आपको देश मिलेगा एक तंजानिया। तंजानिया के पूरब में स्थित हैं कुछ द्वीप जिनका नाम है पेम्बा। सबसे पहले पेम्बा, फिर जंजीबार और फिर है माफिया। पेम्बा, जंजीबार, माफिया आइलैंड, ये जो है लौंग इलायची के प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। पेम्बा, जंजीबार, माफिया तंजानिया के पूरब में स्थित द्वीप हैं। तो ये हो गए यहाँ पर कुछ स्थित द्वीप जो कि इसके पूरब में है और पश्चिम में है। और हमें ये भी याद रखना है कि किस महासागर में स्थित हैं और किस देश के अंडर में ये द्वीप आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई द्वीपों से रिलेटेड। तो 18 मिनट का लगभग वीडियो हो गया। मुझे लगता है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम ज़्यादा इसको करेंगे। तो आज के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं। आज हमने जो है जलधाराएँ देखी, इनके पूर्व और पश्चिम में स्थित द्वीप देख लिए, सारी जलसंधियाँ देख ली। ठीक है, कल वाले वीडियो में हम यहाँ पर कौन सी पर्वत पहाड़ियाँ हैं, कौन सी नदियाँ बहती हैं और कौन से पर्वत पठार किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी या आप कमेंट में बताएं, और वीडियो को और अच्छा कैसे किया जाए इसके लिए आप सुझाव दें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, अच्छे से तैयारी करते रहें। ओके।